आज हम बात करेंगे द जर्नी ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आज का लेक्चर जो है ये एक ऑथर है लिंडा हिल, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, और उनकी उनके कुलीग्स ने ये एक आर्टिकल लिखा और एक सर्वे किया। उन्होंने एक स्टडी की और उसमें 175 एग्जीक्यूटिव्स रहे मुख्तलिफ कंपनियों से अराउंड द वर्ल्ड। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत वेलेबल आर्टिकल था, जिसको मैंने समझा कि उसके बेसिस के ऊपर अगर एक लेक्चर तैयार किया जाए तो ये सब आप लोगों को फ़ायदा होगा। जो सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये मैंने लेक्चर तैयार किया है। एक ज़माना था जब डिजिटल टेक्नोलॉजी को समझा जाता था कि कॉस्ट कटिंग के लिए और एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आज इसके अलावा भी इसकी अहमियत है, और वो अहमियत ये है कि इसको इनोवेशन और रेवेन्यू ग्रोथ के लिए, यानी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या जाता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो पहले के मुकाबले में बहुत बढ़ गई है। ऑथर ने कंक्लूड किया कि अगर आपको कम्पिटिटिव रहना है तो इसकी जो डिजिटल एरा की जो डिमांड है वो आपको मीट करनी पड़ेगी, और टेक्नोलॉजी जो है वो उसको आप की ड्राइवर है चेंज के लिए। आप टेक्नोलॉजी के बेसिस के ऊपर तब्दीलियां लाए अपनी कंपनी में, और ये लाजिम है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी पीछे रह जाएगी। लीडरशिप इन द डिजिटल एरा बेटर डिस्क्राइब द स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन। 3 मेजर शिफ्ट हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, और जो चेंज है टेक्नोलॉजी की वजह से, जो चेंज आया है वो उसके साथ आपको एडजस्ट करने की और उसको अडेप्ट करने की बड़ी ज़रूरत है। आज के दौर में जो न्यू कस्टमर्स हैं उनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं। वो मज़ीद अपने एक्सपीरियंस से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कंपनी के डेटा को, कंपनी की परफॉर्मेंस को। उनको ज़्यादा वैल्यू चाहिए और ज़्यादा इनोवेशन चाहिए पहले के मुकाबले में। यानी फूड बिजनेस भी आप देख लीजिए, अगर मिसाल लेता हूँ फूड बिजनेस की, तो उसमें आप ये देखिएगा कि जो आज जो फूड की वैरायटी है और उसमें जो इनोवेशन है वो पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है ये ग्लोबल इंटरकनेक्टिविटी की वजह से, यानी सोशल मीडिया की वजह से ये हुआ है, और इसमें बड़ी एवोल्यूशन आ रही है, आई है। और ये अगर आप इसके साथ नहीं चलेंगे तो आपका कॉम्पिटिटिव एज नहीं रहेगा। न्यू एम्प्लॉयज़ जो हैं, इसके साथ हम ये बात करेंगे, जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बढ़ गई हैं। यानी एक जो छोटी-सी बात मैं अगर देखता हूँ तो उसमें एक तो फ्लेक्सी टाइमिंग है। उनकी डिमांड ये है कि फ्लेक्सी टाइमिंग होनी चाहिए, रिमोट वर्किंग की इजाज़त होनी चाहिए। और मैं फ़ोर्सी करता हूँ कि अगर 5 दिन अगर कोई एम्प्लॉयी काम करता है, वैसे तो 4 दिन वर्किंग वीक इंट्रोड्यूस होना चाहता है बहुत जल्द, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर 5 दिन की वर्किंग वीक है, तो एम्प्लॉयी ये भी चाहता है कि कुछ काम वो घर पे कर ले, तो 1 या 2 दिन हफ़्ते में वो घर पे काम कर ले, बाकी दिनों में दफ़्तर में आ जाए। फिर फ्लेक्सिबल उसकी जो टाइमिंग है वो फ्लेक्सिबल हो, मॉर्निंग में और इवनिंग में, इस तरह से। तो ये भी बहुत जल्द इंट्रोड्यूस होने वाला है हर जगह, तो इसको आपको समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी बातें सुनी जाएँ, और उसके बेसिस के ऊपर कंपनी अपनी जो प्लान है उसको यानी एडॉप्ट करे या चेंज करे या मॉडिफाई करे, ये एम्प्लॉइज़ चाहते हैं। को क्रिएशन होना चाहिए, यानी कि जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, और उनकी जो क्रिएटिविटी है वो कंपनी उसको कैटर करे और कंपनी उसकी वैल्यू दे और उसको टेकअप करे अपने उसके बेसिस पे। सोसाइटल जो एक्सपेक्टेशन है, मिलेनियल्स हैं और जनरेशन जी हैं। ये आज के दौर के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो मिलेनियल्स और जनरेशन जी जी हैं।
इनकी जो मोड ऑफ लाइफ है वो चेंज हो गई है पहले के पुराने लोगों के मुकाबले में, और इनका जो फुलफिलमेंट है वो भी पहले के मुकाबले में चेंज हो गया है। वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बेसिस के ऊपर बहुत डीपली अपने ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं और उसके बेसिस के ऊपर वो डिसीजन लेते हैं कि इस कंपनी में काम करना है या नहीं करना। लीडर्स जो हैं वो स्टेक होल्डर्स का को सर्व करें रादर देन के शेयर होल्डर को सर्व करें। स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में जो बुनियादी फ़र्क है, जिनको पता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ मैं। शेयर होल्डर वो है जो प्रॉफिट शेयर करते हैं। स्टेक होल्डर्स वो हैं जो उस कंपनी की जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, वो उसकी अहमियत है उनकी नज़र में, और अगर वो प्रोडक्ट नहीं रहेगी, अगर वो प्रोडक्ट मार्केट से ख़त्म हो जाएगी या वो सर्विस ख़त्म हो जाएगी, तो जो स्टेक होल्डर है वो इफेक्ट होगा। तो ये दोनों में बुनियादी फ़र्क है। स्टेक होल्डर फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लेता, उसको उसके जेब में प्रॉफिट नहीं आता, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट या अगर वो सर्विस मार्केट से ख़त्म हो जाती है, तो उसकी जो लाइफ है, उसका जो कंफर्ट लेवल है, उस पर असर पड़ेगा। तो दिस इज द डिफरेंस। ये जनरेशन आप देख लीजिए कि जनरेशन के हवाले से मैं आपको एक बता दूं कि जो सेकंड वर्ल्ड वार है, वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। सेकंड वर्ल्ड वार जब में तकरीबन 15 मिलियन लोग यानी 1.5 करोड़ लोग जो है वो खत्म हो गए या किल हो गए। तो उसके बाद ये फिक्र शुरू हुई कि भाई पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम हो गई है, तो पॉपुलेशन बढ़ाइए आप। और ये मेनली यूरोप में, चूंकि आप देखेंगे कि सेकंड वर्ल्ड वार या जो वार है वो मेनली यूरोप में लड़ी गई, तो यूरोपियंस को इस बात की फिक्र हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई पॉपुलेशन बूम होना चाहिए। तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद पॉपुलेशन बूम शुरू हुआ, और उसके बाद जब इतना ज़्यादा बूम शुरू हो गया कि लोगों के 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे पैदा होने शुरू हुए। उसके बाद फिर ये बात 60s में रियलाइज़ हुआ कि भई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पॉपुलेशन, तो अब इसको कम करो। तो जब कम करने की बात आई, तो फिर उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंट्रोड्यूस होने शुरू हुए, और मिड 60s में कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंट्रोड्यूस हुए। पहले मेल कॉन्ट्रासेप्टिव आया, उसके बाद और दूसरे तरीक़े आए, फिर उसके बाद जो है वो फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव आया 80s के अंदर। 70s में भी कुछ आया, लेकिन मेनली 80s में आया। तो वो जो है 65 से लेके 80 तक का जो जनरेशन है वो जनरेशन एक्स है। मिलेनियल्स जो है 81 के बाद जो लोग पैदा हुए, जो बच्चे पैदा हुए, वो मिलेनियल्स कहलाए, और 97 के बाद जो बच्चे पैदा हुए वो जनरेशन जी कहलाए, या न्यू जनरेशन कह लीजिए, वो कहलाए। अब 6 क्वालिटीज हैं जो डिजिटली मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हम बात करेंगे। एन इंटीमेट एंड डायनामिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर। आपका जो कस्टमर है, कंपनी के हवाले से आप जो कस्टमर है, वो एक डायनामिक और इंटीमेट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके और आपके दौरान। यानी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हमने देखे हैं, तो उसमें अगर कोई अच्छा इंटरेक्शन है, तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो प्रोडक्ट अल्टीमेटली फिर चलती नहीं है। यानी मोबाइल फ़ोन देख लीजिए, मोबाइल फ़ोन जब आया, तो उसमें वक़्त के साथ-साथ बड़ी सारी इनोवेशंस आई और बहुत सारी उसमें फैसिलिटीज़ आई और उसकी मार्केट बढ़ती चली गई। अगर आपको याद हो, अगर आप को मालूम हो कि पहले जो वायरलेस टेलीफ़ोन आया वो इंस्टाफ़ोन से शुरू हुआ, और जगह-जगह उसके बूथ्स लगे हुए होते थे, वायरलेस बूथ्स। लोग जाते थे, उसमें कॉइन डालते थे और वो टेलीफ़ोन करते थे। लेकिन वो टेलीफ़ोन कैरी नहीं हो सकता था। जगह-जगह उसके बूथ्स लगे हुए होते थे। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट जनरेशन आया वो मोबाइल फ़ोन आया, और आज का जो मोबाइल फ़ोन है वो आपको मालूम है कि कितना ज़्यादा एडवांस्ड है। तो ये कस्टमर की फीडबैक की बुनियाद के ऊपर या कस्टमर को समझने की बुनियाद के ऊपर ये चीज़ें आई। तो ये जो चेंज है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और इसको आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है। जो लोग अपने कस्टमर को ज़्यादा बेहतर सर्व करते हैं, वो ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ते हैं और उनकी ज़्यादा जल्दी ग्रोथ होती है। एक टर्म इस्तेमाल होता है ग्लोकल। ग्लोकल का मतलब ये है कि जो ग्लोबल ट्रेंड है, उसको आप लोकल बेसिस के ऊपर अप्लाई करें, और इसकी एक बहुत ही छोटी-सी मिसाल मैं आपको दूँगा
कि अगर पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि चिकन टिक्का पिज़्ज़ा अवेलेबल है, चिकन टिक्का का पिज़्ज़ा से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। पिज़्ज़ा एक इटालियन डिश है, चिकन टिक्का एक पाकिस्तानी डिश है। दोनों को कंबाइन कर दिया, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। और मैंने जब पूछा कि भई ये चिकन टिक्का पिज़्ज़ा क्या होता है? तो पता ही चला कि चिकन टिक्का का जो मसाला है वो इस पिज़्ज़ा में इस्तेमाल किया गया है, लिहाज़ा इसको चिकन टिक्का पिज़्ज़ा कहा गया है। तो इस तरीके से ये लोकल स्ट्रैटेजी है कि जो लोकल चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा चलती है, सबसे ज़्यादा बिकती है, वो चीज़ आप जो ग्लोबली एक प्रोडक्ट अवेलेबल है उसके साथ कंबाइन कर दें, तो आपकी सेल लोकली आपकी सेल बढ़ जाएगी। आज का जो दौर है, आज का जो कल्चर है वो डेटा इन्फॉर्म्ड है, डेटा ड्रिवन नहीं है। पहले डेटा ड्रिवन होता था, लेकिन आज का जो कस्टमर है, उसके पास पहले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। यानी मिसाल के तौर पर एक अगर अच्छा एजुकेटेड कोई शख्स है और उसकी कोई तबीयत ख़राब हो गई है, तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि वो इंटरनेट से पहले सर्च करेगा कि इस बीमारी का इलाज क्या है। और उसके बाद फिर वो उस मेडिसिन के बारे में अगर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने एक प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब किया, तो वो इंटरनेट पे चेक करेगा कि ये प्रोडक्ट क्या है और क्या नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं एंड सो ऑन। तो ये एम्प्लॉयी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो डेटा जो है वो एक्सेस करे और उसको फिर इंटीग्रेट करे वर्क फ्लो के साथ। जो काम वो करता है या जो काम वो कर रहा है, उसके साथ उस डेटा का कितना रिलेशनशिप है और किस तरीके से वो वर्क फ्लो या वर्क बेहतर हो सकता है, वो डिटरमाइन करेगा। एम्प्लॉइज़ जो हैं वो रिगार्डलेस ऑफ सीनियरिटी एंड एक्सपीरियंस, उनको मालूम होना चाहिए कि डेटा को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है या इंटरप्रेट इसका मतलब क्या है। यानी एक चीज़ होती है, एक फीचर है और एक बेनिफिट है। तो इसको इस तरीके से आप देखें कि एक गाड़ी का एक फीचर है या किसी प्रोडक्ट का एक फीचर है, तो उसका बेनिफिट क्या है? मिसाल के तौर पर एक फीचर है शुगर फ्री बिस्किट। तो शुगर फ्री बिस्किट का क्या मतलब हुआ? शुगर फ्री बिस्किट का फ़ायदा ये है कि जो डायबिटिक्स हैं, वो उस बिस्किट को इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर वो करेंगे, तो उनका शुगर लेवल ज़्यादा नहीं होगा। तो ये फीचर है और इसका बेनिफिट है, इस तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। और भी बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ, लेकिन आपका टाइम ज़ाया होगा। नंबर 3 में हम बात करते हैं चैलेंजर माइंडसेट एंड विलिंगनेस टू डिसरप्ट। कोई भी चीज़ को डिसरप्ट करने की सोच मौजूद होनी चाहिए। यानी कि एक काम हमेशा से इसी तरीके से होता आया है, लिहाज़ा ये इसी तरीके से होना चाहिए, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं जब सोचता हूँ कि जैसे लंच आवर पहले होता था 1 से 3 आज से 50 साल पहले। उसके बाद फिर मैकडॉनल्ड इंट्रोड्यूस हुआ अमेरिका में और मैकडॉनल्ड ने क्विक लंच का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। और वो जो क्विक लंच का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद लंच टाइम जो है वो 2 घंटे से 45 मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। अब आप ये देखिएगा कि ये क्या है, ये एक डिसरप्शन है। डिसरप्शन है उस नॉर्मल लाइफ का जो उस वक़्त प्रैक्टिस की जाती थी और इस डिसरप्शन की जो बुनियाद रखी, जिसने बुनियाद रखी है, वो उसको मैं समझता हूँ मैकडॉनल्ड ने इसकी बुनियाद रखी है कि मैकडॉनल्ड ने कहा कि लंच के लिए 2 घंटे का इस्तेमाल होना कोई ज़रूरी नहीं है, लंच आप आधे घंटे में भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो इस तरीके से एक सिलसिला शुरू हुआ। मैकडॉनल्ड की जो शोहरत की जो बुनियादी वजह है, उनमें से ये एक बहुत बड़ी वजह है। और भी वजूहात हैं, लेकिन वो मैं यहाँ पर ये वजह बताना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ। फिर वक़्त के साथ-साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि फ्लेक्सी टाइमिंग इंट्रोड्यूस हुआ। फ्लेक्सी टाइमिंग से मुराद ये है कि अगर कोई एम्प्लॉयी चाहे, तो सुबह मॉर्निंग 7 टू 9 आवर्स के दरमियान में वो कभी भी आ सकता है और उसी तरीके से वो 5 टू 7 आवर्स के अंदर वो कभी भी घर जा सकता है। तो ये फ्लेक्सी टाइमिंग इंट्रोड्यूस हुआ, इससे एम्प्लॉयी को बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये डिसरप्शन का हिस्सा है और कंपनी में डिसरप्शन का एक ऑप्शन होना चाहिए। अब 4 डेज़ अ वीक का कॉन्सेप्ट आया है और इसमें देखा ये गया है कि 4 डेज़ अ वीक में जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी है या प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वही रहता है जो पहले था। फ़ायदा ये है कि एम्प्लॉयी को फ़ायदा है,
उसका कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है और कंपनी को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि कंपनी को भी जो फ़ायदा है वो उसका कंपनी जो लंच और टी देती है, एक दिन में अगर आप लगा लें तो 52 वीक्स में 52 वीक्स में जो लंच और टी है, उसके पैसे कंपनी के बच जाते हैं और एक दिन की जो लाइटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के पैसे बच जाते हैं। तो ये कंपनी का फ़ायदा है, लेकिन एम्प्लॉयी का फ़ायदा ज़्यादा है कि उसका जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। को क्रिएशन की बात है, पहले एम्प्लॉयी बहुत ज़्यादा डिसरिगार्ड किया जाते थे और समझा ये जाता था कि जो एम्प्लॉयी है वो एक सर्वेंट है और वो एज सच क्रिएटिविटी में या क्रिएशन में नहीं रोल प्ले कर सकता और जो क्रिएशन में या क्रिएटिविटी में लोग प्ले करते हैं रोल, वो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। आज ऐसा नहीं है। आज जो एम्प्लॉयी है वो कोलैबोरेटर है और वो आपके कंपनी की जो प्रोडक्ट है और जो सर्विसेज हैं उसको वो इम्प्रूव करने की सलाहियत रखता है। तो आप एम्प्लॉय के साथ को क्रिएट करें, उसको उसके साथ कोलैबोरेट करें, बजाय इसके कि आप उसको कहें कि यू आर द फॉलोअर, यू आर द सर्वेंट एंड यू आर सपोज्ड टू डू दिस एंड डू दैट। उससे उसके मोटिवेशन लेवल लो रहेगा। अगर आप उसके साथ कोलैबोरेट करेंगे और उससे मशवरा करेंगे, तो उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करके आप चलेंगे तो कंपनी का फायदा है, अदरवाइज हो सकता है कि कहीं पे कोई अनबैलेंस्ड बात हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। फिर जो सोशल मीडिया है उसके बेसिस के ऊपर आप देखें कि एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ऑर्केस्ट्रेटेड ऑर्केस्ट्रेटेड सोशल मीडिया सोशल एनकाउंटर्स टू फॉस्टर म्यूचुअल ट्रस्ट। अब ये ऑर्केस्ट्रेटेड का क्या मतलब है? ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब ये है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बजते हैं और जो सिंगर है वो गाना गाता है। तो अगर वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर वो उस म्यूजिक डायरेक्टर के कहने के मुताबिक नहीं बजे, तो जो म्यूजिक है या जो सॉन्ग है, वो उसकी वो क्वालिटी नहीं आएगी, वो रिदम नहीं आएगा जो आ सकता है अगर वो ऑर्केस्ट्रेटेड हो। और जब कोई चीज़ ऑर्केस्ट्रेटेड होती है और बहुत बड़े पैमाने पे होती है, तो कहा जाता है कि एक सिम्फनी क्रिएट हुआ। तो इसी तरीके से जो सोशल मीडिया है और जो सोशल एनकाउंटर्स है, ये छोटे-छोटे सोशल एनकाउंटर्स को, सोशल मीडिया को आप कंबाइन करेंगे, अगर उन तमाम का जो इफ़ेक्ट है, अगर वो पॉज़िटिव है, तो वो पॉज़िटिवली ऑर्केस्ट्रेटेड है। अगर वो नेगेटिव है, तो वो नेगेटिवली ऑर्केस्ट्रेटेड है। तो इसी से आपको फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। एक्सपेरिमेंटेशन और लर्निंग इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। जो चीज़ आज से 10 साल पहले एग्ज़िस्ट करती थी, आज वो एग्ज़िस्ट नहीं करती। ये आप मोबाइल टेलीफ़ोन के हवाले से देख सकते हैं, जो वर्किंग है उस हिसाब से देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुज़र रही हैं और हम वर्किंग हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस वो असम्पशन है जो टेस्ट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप एक हाइपोथेसिस बनाइए कि अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, तो वो ज़्यादा खर्च करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ज़्यादा सेव करते हैं, लेकिन ये हाइपोथेसिस हमने नहीं बनाया और ये हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं हुआ पहले। टेस्ट ये हुआ कि अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसे आते हैं, तो वो ज़्यादा खर्च करते हैं। ये एक हाइपोथेसिस बना, इसको टेस्ट किया गया, तो देखा ये गया कि ये बात दुरुस्त है और जिन चीज़ों पे, जिन एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा खर्च करते हैं, उसमें सबसे पहले फूड आइटम आता है। बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। तो अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो फूड आइटम पे ज़्यादा खर्च करेंगे। तो इसी तरीके से आप अपनी कंपनी के लिहाज से जो भी आपकी प्रोडक्ट है या आपकी सर्विस है, उसको आप उस हवाले से एक्सपेरिमेंट करें और आप देखें कि क्या चाहते हैं कंपनी, कस्टमर क्या चाहता है और कितनी ज़्यादा रिफाइनमेंट चाहता है एंड सो ऑन। मिसाल के तौर पर पहले नमक का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। लेकिन वक़्त के साथ-साथ नमक और शुगर जो है वो
कम होता चला गया। मुझे याद है कि एक बिस्किट्स आते थे पहले कैंडी के नाम से। कैंडी में शुगर क्रिस्टल्स होते थे और जब बात होती थी शुगर की तो ये माना जाता था कि कैंडी में सबसे ज़्यादा शुगर है। लेकिन आज का जो कैंडी है, ये मैं अब आपको बता रहा हूँ, जब कैंडी इंट्रोड्यूस हुआ था आज से 30-30 साल पहले। लेकिन आज का जो कैंडी है, उसमें शुगर कंटेंट कम हो गया है और उसकी जो बुनियादी वजह है, वो ये कि कम शुगर खाने का ट्रेंड शुरू हो गया है। इसी वजह से कैंडी वालों ने भी जो बिस्किट है, उसका शुगर लेवल भी उन्होंने कम कर दिया है। जो डिजिटली मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन है, वो थिंक करती हैं और लीन स्टार्टअप होता है। लीन स्टार्टअप से मुराद ये है कि जो आपका जो इनिशियल स्टार्ट है, वो छोटे स्टार्ट से शुरू होगा। उसमें मशीन भी हल्की होगी, कम प्रोडक्टिविटी की मशीन होगी, लोग भी कम होंगे, मेथोडोलॉजीज एजाइल होंगी और इस तरीके से जो पावर इनोवेशन है, वो पहले देखा जाएगा कि उसमें मज़ीद क्या तब्दीली आ सकती है। अगर आपने स्टार्टअप किया और उसके बाद फिर आपने देखा कि इसमें ये तब्दीली हो सकती है, तो जब नेक्स्ट स्टेप होगा, उसमें आप वो तब्दीली ला सकते हैं और उससे आपका अल्टीमेट फ़ायदा है। एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड प्रोएक्टिव गवर्नेंस होनी चाहिए। आज का जो दौर है उसमें जो एम्प्लॉइज़ हैं वो एथिकल कंसिडरेशन को बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं। वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि उनके साथ जो बिहेवियर होना चाहिए वो एथिकल होना चाहिए और एथिक्स के और मॉरल ग्राउंड पे उनको ट्रीट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको बाय फोर्स ट्रीट करें या बाय कंपल्शन कोई काम कराने की कोशिश करें। ठीक है, वो आपका एम्प्लॉयी है, वो आपके लिए काम करेगा, लेकिन उसमें आपको फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको कंपेल करने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप एथिकली डील करें और एथिकली उसको आप ये बताएँ कि ये उसके ऊपर लाज़िम है कि वो कंपनी के लिए काम करे और स्टेक होल्डर का जो है वो ख़्याल करे, शेयर होल्डर का भी ख़्याल करे एंड सो स्टेक होल्डर का ख़्याल करे हू आर एट द सेंटर। जो एम्प्लॉयी है, वो भी स्टेक होल्डर है। जो कस्टमर है, वो भी स्टेक होल्डर है। और जो शेयर होल्डर है वो भी स्टेक होल्डर है। तो स्टेक होल्डर का जो डेफिनेशन है वो ज़रा ब्रॉड है। कस्टमर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको समझने की ज़रूरत है और उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको उससे बेनिफिट लेने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर एक कस्टमर है, कस्टमर की कैटेगरी आप एज वाइज भी कर सकते हैं, सोशल स्टेटस वाइज भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस वाइज भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। कल्चरली भी कर सकते हैं। तो आप किस तरीके से कस्टमर की सेगमेंटेशन करेंगे, ये आपका लुकआउट है और उस बेसिस के ऊपर सेगमेंटाइज करने के बाद फिर आप देखें कि मजीद क्या हो सकता है। एक्सक्यूज मी। मेरा नाम इस रब्बानी खान है, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और अगर आपकी कंपनी को ग्रोथ की ज़रूरत है, अगर इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी की ज़रूरत है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नीचे नेट का वेबसाइट दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल रिमेन अवेलेबल। थैंक यू सो मच।